महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी और शिवसेना की चल रही थी, लेकिन विपक्षी दलों की एकता के लिए शरद पवार एक बड़े नेता हैं, वो लगातार काम कर रहे थे और उनकी ही पार्टी टूट जाती है। इन सबके बीच बिहार में 3 ऐसी घटनाएं अभी जो राजनीतिक से संबंधी है, वो देखकर ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। दरअसल पिछले 3 दिनों में 3 खबरें आईं। पहली खबर ये थी कि नीतीश कुमार अपने विधायकों से एक एक करके मुलाकात कर रहे हैं, अपने सांसदों से एक एक करके मुलाकात कर रहे हैं। उस समय ये कहा गया कि नीतीश कुमार इस बात के लिए मीटिंग कर रहे हैं विधायकों के साथ, सांसदों के साथ, कि उनके क्षेत्र में समस्याएं क्या हैं। जबकि दूसरी जो बड़ी घटना बिहार की राजनीति में जो कल देखने को मिली, वो थी खबर आई कि लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के ऊपर जमीन के मामले में, जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में चार्जशीट दायर हो गई है। और आज खबर आई कि जो राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश जी, वो मिलने के लिए नीतीश कुमार के ऑफिस पहुंचे थे, दफ्तर पहुंचे थे, जहां पे एक तरफ पूरी जदयू पार्टी हरिवंश बाबू के ऊपर हमला करते हुए पिछले समय नजर आ रही थी, वही हरिवंश बाबू आज नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे हैं। आप सभी को पता होगा कि जदयू ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ लिया, लेकिन उसके बावजूद भी जो हरिवंश बाबू हैं वो राज्यसभा में उपसभापति अभी भी बने हुए हैं। अब दरअसल देखिए, यहाँ पे मैं दोबारा से पहले पॉइंट से पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। दरअसल नीतीश कुमार जो अपने विधायकों से फीडबैक ले रहे थे, उस फीडबैक में ये सामने निकल के आया है कि जो नीतीश कुमार के ज़्यादातर विधायक हैं, उन्होंने ये कहा है कि ज़मीनी जो हकीकत है वो हम लोगों के लिए उतनी अनुकूल नहीं है जो पिछले चुनाव में थी। उसके पीछे विधायकों ने वजह ये बताई कि हम लोग को स्वर्ण वोटरों का सहयोग पूरी तरीके से मिलता आया है, जो कि एनडीए के साथ हमेशा से रहा है। दूसरा जो उन्होंने विधायकों ने बताया कि ज़्यादातर जो जदयू के विधायक या फिर जदयू के एमपी अपनी पूरी जिंदगी राजद के खिलाफ चुनाव लड़के जीते हैं, तो उनके जो मतदाता हैं उनके बीच में कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो सकती है। तीसरा, खासकर जो स्वर्ण विधायक हैं या जो कहें कि जनरल कास्ट में जो जनरल सीटों से चुन के आए विधायक हैं, जिनमें से राजपूत भूमिहार हैं, उन्होंने ये नीतीश कुमार से ये बात कही है कि इस गठबंधन में आने के बाद उनके लिए जो एक तरीके से खुल के बात करने वाली स्थिति पहले हुआ करती थी, वो अब नहीं है। वो असमंजस में है कि उनको कैसे चीज़ों को आगे रखना चाहिए। हालांकि परबत्ता से विधायक हैं संजीव कुमार, जो भूमिहार जाति से आते हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि विधायकों की बात अफसर नहीं सुनते हैं। आप सभी को याद होगा कि जो एक पुल गिरा था जिसमें काफ़ी बिहार सरकार की किरकिरी हुई थी, उस पुल को लेके परबत्ता से विधायक संजीव कुमार ने लगातार सवाल उठाया था, विधानसभा के अंदर भी सवाल उठाया था। उन्होंने जो रोड जो पीडब्ल्यूडी के जो सचिव हैं उनको चिट्ठी भी लिखा था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बात का भी एक हवाला दिया जा रहा है कि विधायकों ने बताया है कि अफसर उनकी बात नहीं मानते हैं, उनके बताए हुए समस्याओं पे कार्रवाई उस तरीके से नहीं होती है जिस तरीके से होनी चाहिए। अब दूसरे बात उसके बाद आ जाते हैं, कल जो हुआ कि लालू यादव और तेजस्वी यादव और उसके अलावा राबड़ी देवी के ऊपर जो चार्जशीट दाखिल हुई है। दरअसल सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, जो जमीन के बदले नौकरी देने का जो घोटाला था। अब ये घोटाला है नहीं है ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन अभी उसको जैसा कि दिखाया जा रहा है उसमें सीबीआई ने चार्जशीट दायर कर दी है, जिसमें इन तीनों के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा करके दिखाए गए हैं।
और अगर इससे आगे कुछ डेवलपमेंट होता है तो नीतीश कुमार शायद भ्रष्टाचार के मुद्दे पे वो लगातार कभी ना कभी बोलते रहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पे कभी समझौता नहीं करता हूं। और अगर ऐसे में लालू यादव या फिर तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी के ऊपर कोई संगीन जो मैटर है वो साबित हो जाता है, जो ये ज़मीन के बदले नौकरी देने के मामले में, तो बिहार में जो सरकार है वो कहीं ना कहीं हिलती हुई नज़र आ सकती है। तीसरा, जो हरिवंश बाबू के बारे में कहा गया कि हरिवंश बाबू को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था, क्योंकि हमारा बीजेपी के साथ जो गठबंधन था वो टूट गया है, लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया था। और उस बात को लेकर प्रशांत किशोर ने, आप लोग को याद होगा, पिछले साल के अंत में ही ये बोला था कि नीतीश कुमार हमेशा से एक चैनल बीजेपी के साथ खोल के रखते हैं, यानी कि वो बातचीत का रास्ता हमेशा खोल के रखते हैं। और नीतीश कुमार की बातचीत हरिवंश जी के जरिए नरेंद्र मोदी के साथ हो रही है या अमित शाह के साथ हो रही है, ये बात प्रशांत किशोर ने कही थी। तब लोगों ने बहुत हल्के में लिया था कि अरे ये ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन उसके बाद एक तरीके से काफ़ी आलोचना जदयू के नेताओं ने करी थी हरिवंश बाबू के राज्यसभा के उपाध्यक्ष के पद पर बने रहने को लेके। लेकिन आज वही हरिवंश बाबू नीतीश कुमार से मिले हैं और इससे बिहार की सियासत काफ़ी गरमाई हुई नज़र आ रही है। अब देखिए, इसको कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स है, नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव में अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेना चाहते हैं और वो जाहिर सी बात है कि वो दबाव बनाने की रणनीति पे काम कर रहे हैं। इससे पहले एक और खबर आई थी कि नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे हैं, राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं, और नीतीश कुमार जैसे पहुंचे राजभवन उसी समय सुशील मोदी पहुंच गए थे। तब ये कहा गया था कि ये मतलब ऐसे ही मुलाकात थी राज्यपाल से मिलने के लिए। लेकिन इन दोनों नेताओं का एक ही समय पे राजभवन जाना कहीं ना कहीं संदेह जरूर पैदा करता है। तो दबी जुबान से ज़्यादातर ये नेता, बिहार के ज़्यादातर जो नेता हैं, चाहे वो महागठबंधन में हैं चाहे वो बीजेपी में हैं, वो ये कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है। क्योंकि ऐसा भी क्या होगा कि जब नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे उसी समय एकदम सुशील मोदी पहुंच जाएं और उनकी कुछ देर तक बात भी होती है, सुशील मोदी और नीतीश कुमार की वहां पे काफ़ी देर तक बात भी हुई। हालांकि नीतीश कुमार ने ये नहीं कहा कि उनकी मुलाकात सुशील मोदी से हुई है और उनकी बातचीत भी सुशील मोदी से हुई है, लेकिन वहाँ पे सुशील मोदी जब राजभवन से बाहर आते हैं तो उन्होंने कहा कि उनकी मुलाकात नीतीश कुमार जी से हुई थी और काफ़ी दिनों बाद हम लोग मिले थे और हम लोगों में काफ़ी सारी बातचीत हुई। अब आप एक बात समझिए कि राजनीति में ऐसी बातचीत होने का मतलब बहुत कुछ होता है। याद कीजिएगा, जब पिछले साल इफ्तार पार्टी थी राबड़ी देवी के घर, तब नीतीश कुमार बिना बुलाए पहुंच गए थे। उस समय वो बीजेपी के साथ सरकार चला रहे थे और तब ये कहा गया था कि ये एकदम नॉर्मल सी बात है। तो मैं जैसा कि बहुत पहले से ये बात कहते आ रहा हूं कि नीतीश कुमार कभी भी विश्वसनीय राजनेता नहीं रहे हैं, हमेशा उनको अपनी कुर्सी की फिक्र रही है। और इसका सबसे बड़ा खामियाजा किसको उठाना पड़ सकता है? तेजस्वी यादव को। मैं बहुत पहले से कहते आ रहा हूं कि अगर नीतीश कुमार ईमानदार होते, उनको ये उन्होंने ये कहा है कि हम तेजस्वी को अपनी गद्दी दे देंगे, तो जाहिर सी बात है जो आप मुख्यमंत्री की कुर्सी 1 साल बाद देंगे वो आज दे देते हैं तो कोई आसमान नहीं टूट जाएगा। आपको अगर केंद्र की राजनीति करनी है तो आप आज मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ के केंद्र की राजनीति में जा सकते हैं। 2024 और 2025 के चुनाव में कितने का फर्क है? 1 साल का फर्क है, यानी कि आप 1 साल तक और ज़्यादा मुख्यमंत्री रह सकते हैं। जो व्यक्ति 18 साल से मुख्यमंत्री है बिहार का, 1 साल और ज़्यादा रह जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? मुझे नहीं लगता है कि कुछ फर्क पड़ जाएगा। लेकिन मैं बहुत पहले से ये कहते आया हूँ कि नीतीश कुमार एक शातिर खिलाड़ी हैं राजनीति के, और वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को अपने माया जाल में फंसा चुके हैं, जिसके कारण तेजस्वी यादव कोई सख्त डिसीजन लेने के अभी एक तरीके से मनोदशा में नहीं है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जदयू की पार्टी, जो जदयू पार्टी है वो टूट जाएगी, उसको बीजेपी तोड़ लेगी। यहाँ पे देखिए बहुत सामान्य सा गणित है। अगर पार्टी
कोई तोड़ के बीजेपी अगर ये चाहे कि बिहार में पार्टी तोड़ के वो सरकार बना लेगी तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो राजद का जो गठबंधन है उसको मात्र 5-6 सीटें की कमी है, इससे ज़्यादा की कमी नहीं है। तो बजाय बीजेपी को तोड़ने के लिए 40 सीट तोड़नी होगी, लेकिन राजद को अगर तोड़ना हो तो 10 लोगों को अगर तोड़ के अगर वो इस्तीफा दिलवा देंगे तो उनको बहुमत मिल जाएगा। तो ये एक बड़ी समस्या जो है वो सामने दिख रही है। बिहार की राजनीति में बड़े डेवलपमेंट जो दिख रहे हैं, मेरे हिसाब से 3 चीज़ें क्लियर हैं। पहला एक ये क्लियर है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के जाल में फंस चुके हैं। तेजस्वी यादव को शायद वो जो देख रहे हैं कि उनको मिल जाएगा, कुर्सी मिल जाएगी, वो नीतीश कुमार अपने हाथ से कतई नहीं देने वाले हैं मेरे नज़रिए से। दूसरा, बीजेपी नीतीश कुमार के ऊपर लगातार घेराबंदी कर रही है। और तीसरा, जदयू पार्टी में कभी भी फूट हो सकती है, टूट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, फूट हो सकती है। कुछ सांसद जदयू से बीजेपी की तरफ जा सकते हैं, विधायक नहीं। मुझे लगता है कि विधायक इतनी जल्दी नहीं अपने आप को कहीं किसी दूसरे खेमे में देखना चाहेंगे, क्योंकि 2.5 साल का समय है अभी विधानसभा चुनाव में, लगभग 2.25 साल से 2.5 साल के बीच का। तो मेरे हिसाब से जदयू के कुछ सांसद 7-8 सांसद बीजेपी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता होगा कि अगर सीट नहीं मिलेगी महागठबंधन में, या फिर वो अगर वहाँ पे कमज़ोर पड़ेंगे, जहाँ पे जैसे मैं आपको बता दूँ, गोपालगंज का एक इलाका है, गोपालगंज में बीजेपी काफ़ी मजबूत है, यहाँ से लगातार जीतते आई है। सांसद कौन है? आलोक सुमन, जदयू के। सिवान आते हैं, सिवान में बीजेपी का हमेशा से एक बड़ा जनाधार रहा है। सिवान में बीजेपी लगातार जीतते आई है। शहाबुद्दीन के संसदीय जीवन के खत्म होने के बाद लगातार बीजेपी वहाँ पे एक अच्छा कर रही है। ओम प्रकाश यादव थे, पहले निर्दलीय जीते, बीजेपी में शामिल हुए, फिर उसके बाद वो बीजेपी में गए, और इस बार कविता सिंह हैं सांसद जो जदयू से हैं। वहाँ से बीजेपी का जनाधार ज़्यादा होने की वजह से सिवान के भी सांसद कविता सिंह बीजेपी की तरफ रुख कर सकती हैं। तो कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ पे ये कहा जा सकता है कि जदयू के सांसद पाला बदल सकते हैं। विधायकों के बारे में अभी इतना नहीं कहा जा सकता है, लेकिन खैर नीतीश कुमार की राजनीति है, वो कभी भी कब क्या पलट जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है।